और जो भेजते हैं ना पीडीएफ, उसको क्या क्या जो पढ़ने की दृष्टिकोण से जिस पीडीएफ को भेजते हैं, पहले से पढ़ के रखोगे तो बहुत फ़ायदा भी करेगा, ठीक है। तो इस लेकर के और ज़्यादा अच्छा रहेगा, पहले से देख के रखोगे तो उससे क्या होगा ना कि जो पढ़ाएंगे कम से कम एक बार फेमिलियर हो जाओगे ना शब्दों से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देख लिया करो। पढ़ने का तकनीक है, पढ़ाने से पहले उस टॉपिक को एक बार पढ़ लिया करो, जब पढ़ाए उसमें ध्यान दे दिया करो, उसके बाद फिर जो है पढ़ने के बाद फिर एक बार घर में भी पढ़ लिया करो, और उससे जुड़े हुए जो प्रश्न है उस पर भी मेहनत कर लिया करो। तो चलो देखो अंग्रेजी में पीडीएफ जो देता हूँ, तो हिंदी मीडियम में बच्चे हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बार बार कहा कि अंग्रेजी में इसलिए मैं देता हूँ तुम्हारे अंग्रेजी भी ठीक हो। मैं अंग्रेजी में तो पढ़ाता तुम लोगों को हिंदी में हो या अंगिका में पढ़ाता हूँ, बस अंग्रेजी भी तुम्हारा अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए, इसी दृष्टिकोण से मैं इंग्लिश में पीडीएफ बनाता हूँ। और क्वेश्चन तुम्हारा हिंदी अंग्रेजी दोनों में देता हूँ, क्योंकि परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहता है। समझे बात नहीं समझे? जी क्योंकि अक्सर जो है अंग्रेजी जो है अब अमीरों की भाषा बन गई है, इलीट की भाषा बन गई है। तो सब कोई चाहता है कि गरीबी मेरा खत्म हो। तो गरीबी खत्म करने का एक ये भी साधन है कि तुम्हारी जो है भाषा भी बदलनी चाहिए। बात समझे? जैसे अभी जो है क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जो है इलीट क्लास का है तो उसका सिंबलाइज क्या दिखाता है कि अंग्रेजी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो ये सिंबलाइजेशन से, इसी उद्देश्य से मैं ये पढ़ा रहा हूँ अंग्रेजी में। ऐसा नहीं कि मैं अंग्रेजी मीडियम से पढ़ करके आगे बढ़ाऊँ, सो वाला बात नहीं। हम भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है। बट अंग्रेजी अगर आपकी अच्छी है, अंग्रेजी मीडियम में बढ़िया से है, तो आपके पास फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा स्कोप्स है, ऑप्शंस बचे थे लाइफ में, इसलिए करके ये आवश्यक है। और बहुत बड़ा बात नहीं, 2 से 3 महीना में अंग्रेजी सीख जाओगे। हमको लगता है उससे ज़्यादा नहीं लगता होगा समझने में। 3 महीना जो लगातार क्लास कर लिया होगा तो हमको लगता है समझ जाता हूँ। क्या आदित्य समझ में आ रहा है अंग्रेजी में? जी अंकल। देखो ये वर्ड जो है ये है इवेल्युएट। इवेल्युएट का ही इसमें आईएनजी जो जोड़ देती हो तो इवेल्युएट से इवेल्युएटिंग हो जाता है। इवेल्युएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना। कहता है इवेल्युएटिंग लैंड एज ए रिसोर्स इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग इट्स वैल्यू, यूटिलिटी, रोल इन सपोर्टिंग ह्यूमन इकोलॉजिकल सिस्टम्स। जो लैंड जो है, लैंड को हम लोग केवल इस तरह से न देखा है कि हमारा जो लैंड है वो ज़मीन जिस पर हम लोग चलते फिरते हैं, यही केवल ये नहीं है, बल्कि यह एक रिसोर्सेस के रूप में है। जैसे अगर मान लो चांद के सरफेस पर जाओगे तो उसके पास भी लैंड है, लेकिन वो लैंड रिसोर्सेस के रूप में हमारे लिए नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मानव के लिए अभी उपयोगी नहीं है। हाँ, मानव के लिए उपयोगी नहीं, किसी जीव के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन बनने का उपयोगी उस दिन रिसोर्स हो जाएगा। हाँ, तो ये चीज़ें जो है रिसोर्सेस का तात्पर्य ही होता है कि ऐसा चीज़ या ऐसी जो है प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ें या आदमी द्वारा बनाई गई चीज़ें जो आपके उपयोग के लिए हो या आप पर जो आश्रित जीव है उसके उपयोग के लिए हो, वो क्या हो गया आपके लिए? रिसोर्सेस हो गया, ठीक है। तो लैंड जो है वह एक रिसोर्सेस के रूप में है, ठीक है। और उसको जो हम लोग समझेंगे लैंड रिसोर्स को, कहता है कि इवैल्यूएटिंग लैंड एज ए रिसोर्स इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग इट्स वैल्यू, यूटिलिटी, रोल इन सपोर्टिंग ह्यूमन एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। अब इसको इसके लिए जो समझेंगे, इसको पहला जो बात समझेंगे कि जो लैंड है उसकी जो वैल्यू के बारे में देखेंगे, उसकी यूटिलिटी के बारे में देखेंगे, उसके रोल के बारे में देखेंगे। किस चीज़ में रोल? ये जो है ह्यूमन के लिए सपोर्ट में जो इसकी रोल है, इसकी जो यूटिलिटी है और इसका जो वैल्यू है, मानव के लिए जो इसका मूल्य है, मानव के लिए जो इसकी उपयोगिता है, या मानव के जीवन में जो सपोर्टिव रोल है, उस पर हम लोग इसमें देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम में। इकोलॉजिकल सिस्टम जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र का तात्पर्य हुआ कि आप जिस किसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है,
उस इन्वायरमेंट के साथ आपका जो इंट्रैक्शंस है, उस इंट्रैक्शन के कारण जो रिलेशंस डेवलप्ड हुआ है वही इकोलॉजिकल सिस्टम हुआ। ये रिलेशंस मानव का जो इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग है उसके साथ हो सकता है। कोई जीव जो रह रहा है जिस इकोसिस्टम्स में या जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है या जिस हैबिटेट में रहता है वहाँ पर उसका इकोसिस्टम डेवलप होता है, समझे। तो जीवन के लिए या लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए या लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए जो है इकोलॉजिकल बैलेंस आवश्यकता है। जब इकोलॉजिकल बैलेंस की आवश्यकता है, क्या हो बेटा? मिर्ची। तो ये जो है हम लोगों ने क्या क्या देखा कि जो लैंड है वह एक तरह के रिसोर्सेस है और यह ऐसा रिसोर्सेस है जिस पर हर जीव लगभग जो है डिपेंडेंट करता है, ठीक है। और इसका मल्टीपल जो है यूज़ हमारे लाइफ में, मल्टीपल रोल है हमारे लाइफ में, ठीक है। और जो मेजर पोर्शंस है जिस पर लाइफ का एग्जिस्टेंस देखते हो, जो हमारी उपयोगिता के लिए, हमारी यूटिलिटी के लिए है, वो लैंड ही है। लेकिन जो वाटर रिसोर्सेस है वह भी महत्वपूर्ण है। जैसे समुद्र सब में जो मछलियाँ हैं या समुद्र सब में बहुत सारे जो रिसोर्सेस है वो भी मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें के लिए। लेकिन हम लोग अभी जो बात करेंगे लैंड के बारे में, तो इसी की यूटिलिटी और इसकी उपयोगिता पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब लैंड जो है, लैंड रिसोर्सेस है वह किस किस टाइप के रिसोर्सेस है। पहला जो लैंड रिसोर्सेस है जो मोस्ट कॉमन है वो है आपका एग्रीकल्चरल लैंड। क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड। क्योंकि जो भूमि की लड़ाई हो रही है, भूमि में आपस में जो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट है, स्पर्धा है या जो वायलेंस है, ये सभी जो चीज़ें हैं वो पहला जो चीज़ है वो यही है, लैंड एज ए एग्रीकल्चर रिसोर्सेस। क्योंकि खेती जो करते हैं हम लोग कहाँ करते हैं? ज़मीन पर करते हैं। और खेती जो है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन है ही नहीं। अब कुछ जगह के लोग जो है बिना खेती के भी जीवित रहते हैं, जैसे अफ्रीका के कुछ जनजाति के लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, खाली फ्लैश ईटिंग है, वो मांस खाने वाले लोगों में से हैं। तो वैसे लोगों के लिए, जो मांस खाने वाले लोग हैं, तो उनके लिए एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। परंतु मोस्ट ऑफ द पीपुल्स या अप्रॉक्सीमेटली जो भी पीपुल पूरे ग्लोबल लेवल पर है, उसकी जो लाइवलीहुड है वह निर्भर करता है किस चीज़ पर? एग्रीकल्चर पर निर्भर करता है, ठीक है। एग्रीकल्चर। तो क्या है कि यूज्ड फॉर फार्मिंग, लाइव स्टॉक्स एंड फूड प्रोडक्शन। जो एग्रीकल्चर जो लैंड है उसका हम लोग जो यूज करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? फार्मिंग के लिए यूज करते हैं, लाइव स्टॉक्स के लिए यूज करते हैं और फूड प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे देखते होंगे गेहूं का उत्पादन करते हैं ज़मीन पर हम लोग, चावल का उत्पादन करते हैं, उसके बाद इसी से हम लोग ज़मीन पर ही हम लोग वालनट उपजाते हैं, ज़मीन पर ही हम लोग अखरोट उपजाते हैं, ज़मीन पर ही हम लोग बादाम उपजाते हैं, ज़मीन पर ही हम लोग दलहन उपजाते हैं, ज़मीन पर ही हम लोग जो है पोल्ट्री फार्म खोल कर रखे हैं, ज़मीन पर ही हम लोग सब अधिकांशतः जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो लैंड पर ही रखे हैं। यहाँ तक कि जो तालाब है वो भी ज़मीन को ही खोद करके तालाब बनाते हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब हुआ कि जो हमारे जो एग्रीकल्चर रिसोर्सेस जो है, मेरा एग्रीकल्चर लैंड जो है हमारे लिए एक रिसोर्सेस का टाइप है और जो कि हमारे जो लाइफ के सस्टेंस के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो हमें वो प्रदान करती है, ठीक है। जैसे रहने के लिए जगह भी देती है, ज़मीन पर ही रहते घर बना करके, तो ज़मीन घर बनाने के लिए भी ज़मीन चाहिए। उसके बाद स्कूल, विद्यालय या कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब क्या होता है? लैंड पर ही बनता है। लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं वो है हमारा भोजन की जो साधन है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। फिशरीज को अगर छोड़ दें, मेराइन लाइफ को छोड़ दें, जिस पर हम लोग डिपेंडेंट मेराइन पर भी रहते हैं, मछली तछली खाते हैं, उसको अगर छोड़ दें, शेष मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से ही प्राप्त होता है। क्योंकि उसी में हम लोग घास देते हैं, अपने जानवरों के लिए उपजाते हैं और उसी घास को फिर हम लोग गाय को देते हैं, गाय खाती है, फिर दूध देती है, फिर उसी अनाज उपजाते हैं, वही अनाज हम लोग मुर्गी को देते हैं खाने के लिए, फिर मुर्गी का मांस खाते हैं हम लोग, पोल्ट्री फार्म में उसके लिए दाना के रूप में यूज करते हैं। ये सभी जो है एस्पेक्ट्स है या पहलू है, जिस पहलू का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या रहती है? भूमिका रहती है, रोल रहती है, ठीक है।
आगे जो देखते हो वो है फॉरेस्ट लैंड। जैसा कि देखते हो जंगल जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि वो हमें टिम्बर देती है, लकड़ी देती है। जंगल का जो मेजर वर्क है वो है कि हमारे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जिसमें कि ऑक्सीजन को रिलीज करती है, उसके बाद कार्बन को सिंक करने का। कार्बन को जो सिंक करने की जो कैपेसिटी रहता है सबसे ज़्यादा किसको रहता है? फॉरेस्ट को ही रहता है। सबसे ज़्यादा जो सिंकिंग कैपेसिटी है कार्बन के लिए वो किसको है? फॉरेस्ट को। क्योंकि जो फॉरेस्ट, हाँ हाँ फॉरेस्ट ही है। जैसे अमेजन का नाम सुने हो? हाँ अमेजन रेन फॉरेस्ट है। तो अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है यह जो है अर्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण नहीं बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। कहता है कि जो अर्थ का जो लंग्स है वो अमेजन का जो फॉरेस्ट है। अर्थ का लंग्स किसको कहा जाता है? अमेजन के फॉरेस्ट को कहा जाता है। तो वो जो है समझो कि अगर अभी जो है जो अमेजन की जो फॉरेस्ट है उसको काट करके जो है एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील करने के लिए जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है या वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस है, वो जो है चाह रही इस तरह के चीज़ों को करने के लिए, तो समझ लो कि पूरे ग्लोबल के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट होगा या पूरे मानवता के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा। इस खतरा होता है। तो इसलिए करके कि हर देश को जो है फॉरेस्ट जो है जो मिनिमम जो नीड्स है उसको पूरा करना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं करता है तो जीवन के लिए जो है यह बहुत बड़ा थ्रेट होगा, खतरा होगा। एक हमारा जो स्टूडेंट है वो अमेरिका में भी है, तो मैंने वीडियो कॉल करके बात कर रहा था। बहुत ठंडी भी वहाँ पर है उस समय, जिस शिकागो में शायद था। तो ढेर दिनों के बाद के 3-4 महीना से ज़्यादा हो गया, 5 महीना। तो बोले कि क्या डिफरेंस बुझाता है? बोले भैया यहाँ जो अमेरिका में है और इंडिया में जाते हैं तो वहाँ का सबसे जो मेजर डिफरेंसेस है वो ये है कि जैसे इंडिया जाते हैं जो सांस लेते हैं और अमेरिका में जो सांस लेते हैं, दोनों में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंसेस है। बोले कि यहाँ का क्लाइमेट जो है ना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। इतनी जबकि बहुत प्रचंड ठंडी था, उस प्रचंड ठंडी में भी बोलता है कि जो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा वहाँ मिलता है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए अगर पर्याप्त मात्रा में ग्रीनरी है तो समझ लो कि उस राष्ट्र की प्रोस्पेरिटी तो इसी से दिखता है कि वहाँ के लोगों का हेल्थ लेवल बेहतर होगा। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है टिम्बर को। टिम्बर लकड़ी के संदर्भ में हो गया, जो यूज करते हो जैसे दरवाज़ा बनाने के लिए, खिड़की बनाने के लिए, वो टिम्बर के रूप में हो गया। या देखते हो जो रेलवे का जो ट्रैक था पहले, अब तो सीमेंटेड बनता है ना, तो पहले ट्रैक जो था वो लकड़ी का ही बनाया जाता था। ट्रैक नीचे में जैसे रेल दिया और जो रेलवे बिछाया जाता था ट्रैक के नीचे में जो है लकड़ी की ही दिया जाता है। अब तो सीमेंटेड उसमें यूज किया जाता है। ये कहता है प्रोवाइड्स टिम्बर बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट रेगुलेशन। बायोडाइवर्सिटी भी ये प्रोवाइड करता है। बायोडाइवर्सिटी कैसे प्रोवाइड करता है? जैसे शहर में रहते हो तो शहर में जो रहते हैं तो वहाँ पर कौन रहता है? मानव रहता है। 2-4 को जो लोग हैं कुत्ता पाल के रखते हैं। और कोई जीव दिखता है? ये किधरों किधरों खटाल में क्या दिखता होगा? गाय दिखता होगा। और सबसे ज़्यादा जो संख्या में दिखाई देता है आपको मच्छर दिखाई देता है शहर में। ठीक है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी में यही मिलेगा जब अर्बन एरिया में है तो आप। ठीक है, बिना मच्छरदानी का आप सो नहीं सकते हैं। इसके लिए आपके लिए स्पेशल प्रकार के मच्छर यहाँ पर निजात होते हैं, रिसर्च होते हैं मच्छरों का। यहाँ लेबोरेटरी सब खोल के रखा है मच्छर के लिए। ठीक है, तो फॉरेस्ट जो होता है वहाँ पर डिफरेंट के जो जीव है, अलग अलग स्पेसीज के, अलग अलग फाइलम के, अलग अलग फैमिली के आपको स्पेसीज मिलेंगे। कहाँ पर? फॉरेस्ट मिलेंगे। तो जो फॉरेस्ट लैंड है वो बायोडाइवर्सिटीज को भी प्रोवाइड करता है। और जो क्लाइमेट रेगुलेशन है, मैंने बताया क्लाइमेट रेगुलेशन के बारे में अभी इतना जो बातें की कि जो कार्बन का जो सिंकिंग जो चीज़ें हैं
या सिंकिंग करने की जो कैपेबिलिटी है सबसे ज़्यादा, वो किसके पास है? फॉरेस्ट के पास। तो समझ लो कि जो ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसको जो रेगुलेट करके रखा है, कौन रखा है? फॉरेस्ट रखा है। ठीक है, तो ये जो ग्रीनरी है, इस ग्रीनरी बेल्ट को रखना चाहिए बना करके। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि शहर में रहे शहर में पेड़ लगाइए, गांव में भी आपका ज़मीन है तो उसमें भी पेड़ लगा के छोड़ दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि फले वाला पेड़ लगाना है। कोई भी ग्रीनरी अगर प्लांट लगाते हैं वो आपके जिस किसी जगह पर आप रह रहे हैं आपके लिए फ़ायदे करेगा। ठीक है, तो पहला जो देखा हम लोगों ने कि एग्रीकल्चर लैंड के रूप में देखा। दूसरा जो रिसोर्सेज देखे फॉरेस्ट लैंड के रूप में देखे। ठीक है, तीसरा जो बात है वो अर्बन लैंड है। देखो अर्बन लैंड का जो है प्राइस जो है मानव के दृष्टिकोण से इसकी जो प्राइस वैल्यू होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, जो अन्य जगह की अपेक्षा जो देखोगे, अन्य जगह मतलब जंगल एरिया, गांव के साइड, हाँ, हाँ, उस सबसे जब कंपेयर करके देखोगे तो जो अर्बन एरिया का जो लैंड होता है वो ज़्यादा कीमती होता है, ज़्यादा वो प्रीशियस होता है। ठीक है, वो क्या होता है? ज़्यादा प्रीशियस होता है, ज़्यादा कीमती होता है। कहाँ का लैंड? अर्बन लैंड। क्योंकि ये जो मेनली जो ये जो है ये जाने जाते हैं रेसिडेंशियल के लिए, कॉमर्शियल के लिए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। जो फैक्ट्री है वो भी क्या है, जमीन के ऊपर ही है। खासकर जो अर्बन एरिया का जो क्षेत्र होता है उसमें जोन बटा हुआ रहता है, इंडस्ट्रियल एरिया। जैसे पटना में जाओगे तो पटना में जो फतुहा से जब आगे बढ़ोगे पटना सिटी की तरफ जाओगे तो पटना सिटी में तुमको इंडस्ट्रियल एरिया ढेर देखने को मिलेगा। तो वहाँ फैक्ट्री सेटअप मिलता है। तो इंडस्ट्रियल एरिया जो है ना किसी भी शहर में जो होता है ना एक पार्टिकुलर एरिया को क्या किया जाता है, उसको घोषित किया जाता है या उसको मैंने क्या कहते हो मैंने उसके लिए जो सपोर्टिव जो चीज़ है उसके लिए वो बनाया जाता है। ठीक है, जैसे भागलपुर में जो है ना बरारी है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, उसी प्रकार जो है ना पटना में जो है ना फतुहा से लेकर के लगता है कि पटना सिटी के इर्द गिर्द के बीच का जो रीजन्स है उस रीजन को जो है इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जो है परमिशन दिया गया या उसको उस सपोर्टिव दृष्टि से। अब जहाँ रहते हैं उस जगह से इंडस्ट्रीज नहीं बनाया जाता है। ठीक है, दिल्ली में भी जो है ना नोएडा की तरफ इंडस्ट्रीज को शिफ्ट कर दिया गया था। तो कहने का मतलब हुआ कि जो अर्बन लैंड है वह जो है वह इसलिए ज़्यादा वैल्यूबल है क्योंकि वो रेसिडेंशियल के लिए भी हम लोगों के लिए यूज होता है, कॉमर्शियल वैल्यू के लिए भी यूज होता है, साथ साथ के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके लिए भी यूज होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगली बात जो है वो है मिनरल रिच लैंड। अब देखोगे कि जिस जमीन पर किसी प्रकार कोई भी फसल नहीं होता है, बैरन टाइप का लैंड है, उसके बाद भी उस लैंड के लिए लोग युद्ध करने के लिए जाता है, तत्पर रहता है। कारण कि धरती का जो प्राय कोई भी जो हिस्सा है वह बेकार नहीं है, व्यर्थ नहीं है, सबका अपना अपना महत्वपूर्ण है, महत्व है, उसका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो जिस ज़मीन में देखोगे कोई फसल नहीं होने वाला है तो समझ लो वो ज़मीन में हो सकता है रिसोर्सेज का जो मिनरल रिसोर्सेज के लिए वो रिच हो। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज के लिए क्या हो, रिच हो सकता है। जैसे जानते होगे तो सब कोई वाकिफ़ होगे कि जो अरबियन जो पेनिनसुला है वहाँ हमारे जैसा खेती नहीं होता है, परंतु माइंस के कारण वहाँ पर माइंस जो पाए जाते हैं वो माइंस के कारण उसका एक अलग महत्व है। पूरे ग्लोबल लेवल पर जो है उसकी एक अलग सिग्निफिकेंस है, महत्व है। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वहाँ पर क्या है, मिनरल्स है। मिनरल्स के रूप में क्या है वहाँ पर, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पदार्थ है। ठीक है, तो उसके लिए वो पेट्रोलियम पदार्थ के लिए रिच है, फ्यूल्स के लिए रिच है, तो उस उद्देश्य से उसका अलग महत्व। वैसे ही
भारत के भी जैसे जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर के रीजन्स क्या है, वहाँ पर सेब बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, अखरोट होता है वहाँ पर, साथ ही साथ मिनरल्स के लिए भी वो रिच है। तो अलग अलग ज़मीन, अलग अलग जगहों की ज़मीन की अपनी अलग अलग महत्ता है, अलग अलग उसका सिग्निफिकेंस है। तो जहाँ कहीं भी जो कोई भी ज़मीन है उसका अलग अलग क्या है, महत्व है, अलग अलग उसका क्या है, सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो इसलिए जो लद्दाख जैसे रीजन्स है, जो अक्साई चीन जैसे रीजन्स है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो रीजन्स है, भले एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो वहाँ बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होता हो, परंतु वह जो है रिसोर्सफुल जगह है, वह जो है जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि लैंड जो था ये एक तरह से लैंड कनेक्टिविटी का भी काम करता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका देश का जो रीजन्स है, जो क्षेत्र है वो बड़ा है, तो आप जो है उसको लैंड रिसोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए आप रोड बना दीजिएगा, सड़क बना दीजिएगा, ब्रिज बना दीजिएगा, उसके लिए भी यूज होता है ना। तो ये मल्टी डायमेंशनल यूज होता है लैंड का, और ये मल्टी पर्पस जब यूज हम लोग करते हैं तो किसी भी राष्ट्र के लिए वो बहुत बड़ा एक प्रोस्पेरिटी, उसकी जो है समृद्धि का वो क्या है, सिंबल है, संकेत है। समझ में आया? तो वही कहता है मिनरल रिच में हो गया तुम्हारा, जैसे कोयला हो गया, आयल हो गया, मेटल्स हो गया, ये सभी मिनरल रिच लैंड हो गया। क्योंकि रिसोर्सेज की बात है जब करते हैं देखेंगे मानव के लिए उपयोगी क्या क्या चीज़ है, उसके हिसाब से रिसोर्स को देखें। अगला जो चीज़ है वो है रिक्रिएशनल एंड कन्वर्जेशनल लैंड। रिक्रिएशनल में क्या होता है? पुनर्निर्माण। और कोई बताओ? फिर से क्रिएट करना। ये तो हुआ, और कोई दूसरा बोला, और कोई दूसरा मीनिंग बोल रहा हो? रिफॉर्म करना है उसका। देखो रिक्रिएशन जो होता है ना नाउन के रूप में है, ठीक है। तो रिक्रिएशन का मतलब होता है आनंद, मज़ा, इंजॉय, मज़े के लिए घूमने के लिए जाते हो ने, प्लीजर के लिए जाते हो ने, टूर करने के लिए जाते हो, तो वही कहता है रिक्रिएशनल, ठीक है। एंड कंजर्वेशनल लैंड मतलब ये जो है मज़े के लिए, जैसे ताजमहल देखने के लिए जाते हो तो मज़ा आता है देखने में। ताजमहल भी देखते हो, साथ साथ में विदेशी सबको भी देख लेते हो, गोरा गोरा चिट्टा चिट्टा लोग भी मिल जाता है तो उसको भी देख कर आनंदित महसूस करते हो, तो डबल मज़ा हो गया वहाँ पर। तो कहने का मेरा तात्पर्य रिक्रिएशनल मतलब था आनंद के लिए, जो टूरिज्म के रूप में, घूमने फिरने के रूप में, जैसे झूले पे झूल रहे हो तो क्या हो गया, मज़ा आ रहा है ना झूलने में, तो ये रिक्रिएशनल स्पॉट होता है। झरना फलना चलना देखने के लिए जाते हो तो रिक्रिएशनल स्पॉट, ठीक है। रिक्रिएशन मतलब ऐसा चीज़ जिससे में तुमको प्लेजर हो, आनंद हो, ठीक है, और एडजेक्टिव हो जाता है रिक्रिएशनल। तो रिक्रिएशनल एंड कंजर्वेशन लैंड, कंजर्वेशन का मतलब होता है ऐसा लैंड जो किसी खास उद्देश्य के लिए आपने कंजर्व करके रखा है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड सेंचुरी हो गया, ठीक है। जनरेशन फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व किया है। हाँ, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है, लेकिन जो कंजर्वेशनल लैंड का मतलब तात्पर्य ये हुआ जिसको हम लोग पढ़ते हैं ना कंजर्व फॉरेस्ट के रूप में, या जो देखते हो क्या कहते हो, जैसे सुंदरबन का एरिया हो गया, तो जैसे हो गया तुम्हारा काजीरंगा का एरिया हो गया, तो ये सब क्या है, कंजर्व करके रखा है। जो उसका मेन चीज़ें हैं वो गड़बड़ाए नहीं, एज इट इज स्थिति में बने रहे, वो कंटिन्यूड रहे। ये कंजर्वेशन का तात्पर्य ही होता है किस चीज़ में, संरक्षण के तात्पर्य में रहता है। संरक्षण मतलब फ्यूचर यूज के लिए, नुकसान नहीं पहुंचे, हाँ नुकसान नहीं पहुंचे, आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करके रखने के लिए, तो कंजर्वेशन के रूप में उसको देख लेते हैं। तो वही कहता है सपोर्ट टूरिज्म को सपोर्ट करता है, रिक्रिएशन को सपोर्ट करता है, और प्रिजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, जो हमारे इकोसिस्टम्स है उसके प्रिजर्वेशन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, लैंड को यूज करते हैं। समझ में आया? यस सर। किरण, आवाज आ रहा किरण? इकोसिस्टम तो समझ में करते हो ने? अरे इकोसिस्टम जानते हो ना? हाँ, हिंदी में कहते हैं उसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं।
इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीच के जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्लाइमेट भी ना आ गया था। तो क्लाइमेट जो हो गया ना बेटा, वो हो गया तुम्हारा ज्योग्राफी का चीज, जो कि मौसम का जो स्थिति है, उस स्थिति के लिए है वो। क्या मिर्ची तीता लगे बेटा को? तो मिर्ची खाए क्यों बेटा? मम्मी दी है मिर्ची। मम्मी बेवकूफ है बेटा। बेटा होशियार है। तुम कुछ पढ़ा बेटा? तुम कुछ पढ़ा? कहाँ पढ़ा? कुछ लिखे कहाँ हो? ये तुम लिखे हो? झूठ बोल रहा है। लिखो। अब आगे जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस, जो पर्यावरण का जो महत्व है उस पर हम लोग देखेंगे। ठीक है? अब इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस में जो हम लोग देखेंगे, ये हो गया कि लैंड सपोर्ट्स इकोसिस्टम। जो लैंड है वो इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, बायोडिवर्सिटीज को सपोर्ट करता है और क्लाइमेट स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है। अब इसको समझो। इकोसिस्टम तो बताया है कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच का जो इंटरेक्शंस होता है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे लैंड जो हो गया नॉन लिविंग बीइंग हो गया, उस पर रहने वाले जीव लिविंग बीइंग हो गया। तो जमीन और रहने वाले लोग के बीच का तो इंटरेक्शंस है ना भाई, जमीन है तब उस पर रह रहा है। तो लैंड जो है सपोर्ट करता है किसको? इकोसिस्टम के लिए, बायोडाइवर्सिटीज के लिए। क्योंकि लैंड पर ही फॉरेस्ट होता है, लैंड पर डिफरेंट डिफरेंट जीव होते हैं, मौन बना के रहता है। जमीन पर पेड़ है, पेड़ के ऊपर जीव रहता है। तो ये लैंड के कारण ही ऐसा है। तो ये बायोडाइवर्सिटीज के लिए भी ये क्या करता है? सपोर्ट करता है। जैसे पानी में एक ही प्रकार का जीव रहेगा जो कि एक्वाटिक एनिमल है। अरे जलीय जीव ही केवल रहेगा। लैंड में क्या है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ जीव रहेंगे, उसमें ज़्यादा वेरिएशन होगा। ठीक है? उसका क्लाइमेट स्टेबिलिटी, जो फॉरेस्ट होता है वह क्लाइमेट स्टेबिलिटी में भी अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या योगदान देता है। समझे? जैसे बताए थे, क्या बताए थे कि लैंड पर जब फॉरेस्ट हो या सिंपली लैंड ही देखो, तो अगर मान लो केवल पानी ही रहेगा तो पानी का एक अलग यूनिफॉर्म टाइप का क्लाइमेट रहेगा। जब लैंड रहता है, पानी दोनों रहता है, तो क्या होता है? लैंड ब्रिज पढ़ते हो, सी ब्रिज पढ़ते हो, तो ये क्लाइमेट में लैंड क्या होता है? जल्दी गर्मा जाता है। पानी क्या होता है? धीरे धीरे गर्माता है, धीरे धीरे ठंडाता है। ये प्रेशर ग्रेडियंट भी तैयार करता है। जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस देखने को मिलता है, वो सभी क्लाइमेटिकल कंडीशंस में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझे? ये सिग्निफिकेंट रोल क्या करता है? प्ले करता है। कौन? क्लाइमेट। अरे लैंड करता है भाई, क्लाइमेट तो है, ये क्लाइमेट स्टेबिलिटी। लैंड मतलब जमीन की महत्वपूर्ण भूमिका रहता है उसमें। ठीक है? यस सर। अब अगला जो बात है वो है सॉइल हेल्थ। कहता है सॉइल हेल्थ ऑन लैंड इज एसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी एंड कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कि जो सॉइल हेल्थ है, सॉइल हेल्थ समझे? सॉइल हेल्थ का तात्पर्य समझते हो? यस सर। कोई फसल उसमें लगाने मिट्टी की उर्वरता से रिलेटेड है। हाँ, मिट्टी की उर्वरता से रिलेटेड, जो सॉइल की जो क्वालिटी है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आप खेती कर सकते हैं। ठीक है? तो वो सॉइल हेल्थ से जुड़ा हुआ होगा। या उस पर छुट्टी चाहिए बेटा को? नहीं, अभी बेटा पढ़ेगा तब छुट्टी मिलेगा। अभी बेटा पढ़ा कहाँ है? दिखाओ क्या क्या पढ़े हो, दिखाओ तब नहीं छुट्टी देंगे। कितना पढ़ाई की हो उसके बाद ही छुट्टी देंगे बेटा। देखो अदिति दीदी बोला है कि छुट्टी दे दें। पढ़ लिया? अच्छा ठीक है, छुट्टी मांगने लगा। क्या क्या बोले अदिति? तुरंत छुट्टी मांगने लगा।
हाँ, लिख लिया, उसके बाद छुट्टी कह रहा है कि लिख लिए पापा। अभी छोटा है। छोटा है कि बहुत छोटा है? ठीक है। तो सॉइल हेल्थ जो है ऑन लैंड इज एसेंशियल। एसेंशियल मतलब क्या होता है? जरूरी, महत्वपूर्ण। एसेंशियल महत्वपूर्ण भी होता है, लेकिन एसेंशियल मतलब अनिवार्य के रूप में समझो बेटा, ठीक है, जरूरत के रूप में। एसेंशियल का मतलब जरूरत। तो सॉइल हेल्थ जो ज़मीन पर है वह ज़रूरत है किसके लिए? फूड सिक्योरिटी के लिए। फूड सिक्योरिटी का मतलब जो भोजन की सुरक्षा जो हमें मिलती है, हमारे और अन्य जीवों को भी जो मिलती है, वो जो लैंड में जो सॉइल की जो हेल्थ है, मतलब सॉइल कितना फर्टाइल है, उसका कितना बेहतर हेल्थ है जिस पर कि प्लांट ग्रो कर सके, तभी तो जीवन की बातें होगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइफ जो है डिपेंड किस पर है? प्लांट पर। और जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो देखते हो, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या हो गया कि ज़मीन के अंदर में जो कार्बन की मात्रा जाता है, जो एब्जॉर्बेशन होता है, कौन करता है एब्जॉर्बेशन? प्लांट का रूट करता है, प्लांट का बॉडी करता है, प्लांट का लीफ करता है, नहीं करता है? यस सर। तो फूड सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यक है, साथ साथ जो है वो किसके लिए आवश्यक है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो पाई जाती है, या कार्बन जो पाई जाती है, उस कार्बन को बैलेंस करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि कार्बन का एब्जॉर्बेशन करता है कौन? सॉइल। किसके माध्यम से? प्लांट है तो उसके जड़ के माध्यम से, या उसके प्लांट के बॉडी के माध्यम से, फिर डिकम्पोज होकर सॉइल में मिलता है। अगला जो है लैंड यूज जो है इफेक्ट करता है वाटर साइकिल को, एयर क्वालिटी को और नेचुरल हैबिटेट को। क्योंकि ज़मीन को जो यूज करते हो यह निर्भर करता है जो जल का चक्र है उस पर, एयर की जो क्वालिटी है उस पर, और जो नेचुरल हैबिटेट है जिसमें जीव रहते हैं उस पर भी जो है ये क्या करता है? लैंड का यूज जो है प्रभावित करता है। अब अगला जो चीज़ है वो है सोशल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस। सोशल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस। सोशल मतलब क्या हो गया? सामाजिक, और कल्चरल मतलब सांस्कृतिक। सोशल मतलब सामाजिक और कल्चरल मतलब सांस्कृतिक। तो इसका जो महत्व है, कल्चरल भी सिग्निफिकेंस है और सोशल भी सिग्निफिकेंस है। किसका? लैंड का। अब सोशल क्या सिग्निफिकेंस है कि ज़मीन जो है वह हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वह हमारे अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, वह हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वह हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो ये जो देखते हैं ना, फिल्म सब में भी देखते होंगे कि जो मिट्टी है, मिट्टी को क्या करता है? मथा में लगाता है। काहे लगाता है? अरे जोड़ते हो, अपने मिट्टी से जोड़ते हो। तो कहता है कि लैंड कैन कैरी कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, और सिग्निफिकेंस मतलब महत्व। कि जमीन जो है वह कैरी करता है, ढोता है हमारी सांस्कृतिक, हमारी ऐतिहासिक और हमारी आध्यात्मिक महत्व को। एसेस टू लैंड, जो ज़मीन अगर तुम्हारे पास है, कितना ज़मीन को तुम पजेज करते हो, वो जो है डिटरमाइन करता है तुम्हारे सोशल इक्विटी को। मतलब समाज में तुम्हारी क्या इज्जत है, क्या तुम्हारे समाज में प्रतिनिधित्व है, तुम्हारे लाइवलीहुड कैसी है, ठीक है। खासकर जो है रूरल कम्युनिटीज़ में ज़्यादा जो है लैंड का वैल्यूज है। किस दृष्टिकोण से? कितना तुम्हारे पास ज़मीन खेती के लिए है, कितना ज़मीन तुम्हारे लिए फार्मिंग के लिए है, कितना तुम्हारे लाइवलीहुड के लिए ज़मीन है, वह रूरल लाइफ में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए गांव के लोग जो है अक्सर जब पैसा होता है क्या करता है? वो ज़मीन खरीदता है। अब पांचवा जो बातें हम लोग करेंगे वो करेंगे स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस का। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है कि रणनीतिक तौर पर, ठीक है। जैसे कि मान लो कि जब दो देश के बीच में लड़ाई होता है
तो लड़ाई जो होता है दो देश के बीच में, उसमें ढेर सारे स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के रूप में चीज़ें आती हैं। तो उसमें से जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो लैंड बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे देखते हो नॉर्थ ईस्ट के लिए कभी चीन तो कभी जो है बांग्लादेश जो है भारत को क्या करता है, मतलब आँख तो दिखा नहीं पाता है लेकिन चुगली करता है क्या कि जो है भारत का जो मेन लैंड से इसकी जो कनेक्शन है वो क्या है, नैरो है, मतलब संकीर्ण है। तो उस लेकर के जो है दिखाता था। इसका मतलब जो लैंड है सिंपली समझो कि जो स्ट्रेटेजिक रूप से रणनीतिक तौर पर भी जो ये महत्वपूर्ण इसकी क्या रहती है, भूमिका रहती है। तो कहता है कंट्रोल ऑफ लैंड रिसोर्सेस ऑफन लीड्स टू जियोपॉलिटिकल टेंशन, कि जो लैंड रिसोर्सेस है उस पर कंट्रोल जो है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन को भी लेता है। जैसे अब देखो जो स्वेज कैनाल का जो रास्ता है जिससे जाता है, मान लो कि मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, तो वो जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से वो रीजन्स क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन होगा। जिसका उस पर ज़्यादा नियंत्रण होगा वो जो है बेहतर डायरेक्शन। वैसे पनामा कैनाल जो है, तो पनामा कैनाल जो है जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा उस जगह। तो वही कहता है कंट्रोल ऑफ लैंड रिसोर्सेज पर नियंत्रण करना जो है कई बार क्या करता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन पैदा करता है। ठीक है, जियोपॉलिटिकल टेंशन समझते ना हो, जैसे अभी तो सर पीओके का है अक्साई चीन। हाँ, जैसे मान लो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन में जैसे जो जिस लैंड पर दो देश या पूरी दुनिया की जो कौम है वह लगी हुई है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करने के चक्कर में, तो वो जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट के एरिया में से आता है। जैसे देखते हो इजराइल के जो रीजन्स है वो जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ जो है वो क्या है, वो ग्लोबल लेवल पर जो है सभी की नज़रों में वो जगह है और वो टेंशन में भी है। कहते हैं लैंड राइट्स, जो ज़मीन पर अधिकार है, एसेस और उस पर जो एसेस है, आर मेजर सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड पॉलिसी मेकिंग। जो पॉलिसी मेकिंग में और कन्फ्लिक्ट में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि लैंड किसके पास कितना है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। इसलिए सरकार देखते हो गरीबों के बीच में ज़मीन बांटने की भी बातें होती है। और अंग्रेज भी जब आए थे तो मेजर वर्क जो किए थे उसमें लैंड पर ही किए थे कि लैंड रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए। और उसने जो है रेतवारी, महलवारी और जमींदारी जैसे सिस्टम्स को भी उन्होंने इंडिया में क्या किया, डेवलप किया या लागू कर दिया। हड्डी तो ही है, टूटी गई बेटा हड्डी, कैसे कौन लाई थी, कहाँ कपिया लोग कहाँ थे, ये था लोग नहीं जो अगला जो चीज़ है वो है सस्टेनेबल यूज है। अगला क्या है, सस्टेनेबल यूज। सस्टेनेबल यूज का तात्पर्य क्या है, संभाल के खर्च करना। जुडिशियल यूजेज ऑफ रिसोर्सेस होता है। हाँ, सस्टेनेबल का मतलब होता है कि जितना जरूरत है उतना खर्च करेंगे और फ्यूचर्स के भी बचा कर रखते हुए जो है इस पर हम लोग काम करेंगे। और दो गिलास देख ली बेटा। स्पिरिचुअल यूज क्या होगा वो जो पता है? अरे स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक बेटा, धर्म से जुड़ा हुआ, मंदिर टेंपल मस्जिद उसका बनाते होंगे। वो कैसे संसाधन बनाने में यूज होगा? अरे मंदिर बनता है बेटा, मस्जिद बनता है। हाँ हाँ, तो वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ चीज़ नहीं हो। तपस्या करने जंगल जाते हो नहीं, अध्यात्म से जुड़ा हुआ नहीं।
हम्म। हाँ 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 बेटा देखिए, हाँ 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 मार बेटा। ठीक है, तो सस्टेनेबल यूज एंड चैलेंजेस। सस्टेनेबल मतलब लैंड के लिए जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं कि इसको इस तरह से नो यूज करें कि पूरे उसको पोल्यूट कर दें, या अंधाधुंध जो अपने हिसाब से उसको मॉडिफाइड नो कर दें। ठीक है, जैसे मान लो कंक्रीट टाइप का ज़मीन बना दोगे तो फिर पानी ज़मीन के अंदर जाएगा नहीं, तो फिर यूज नहीं कर पाओगे, वो एक तरह से मिस यूज हो जाएगा। कहता ओवर यूज और मिस यूज। ओवर यूज और मिस यूज जो है लीड्स टू डिग्रेडेशन, कि अगर ज़मीन को ज़्यादा यूज करेंगे या मिस यूज करेंगे तो ज़मीन क्या होगा, डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड मतलब इसका क्षय होना, जो कमी क्वालिटी जो ज़मीन का जो है वो क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। और उसमें पहला क्या दिया, डिफोरेस्टेशन, दूसरा दिया ओवर ग्रेजिंग, तीसरा दिया अर्बन स्प्रॉल। डिफोरेस्टेशन का तात्पर्य हो गया कि जो आपके जंगल है उसको काट करके आप डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो ओवर यूज हो गया। ठीक है, हैदराबाद में तो हो रहा है। हाँ जो भी है, मतलब मिस यूज जब किसी चीज़ को करते हो या ओवर यूज जब करते हो तो वो क्या होगा, वो हमारे इकोलॉजिकल अनबैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा, और वो हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे। किस तरह से, जो हमारा हेल्थ लेवल है, हमारे जो लॉन्ग टाइम की जो सस्टेनेबल लाइफ है उस लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तत्कालिक समय तो देखने में बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई बिल्डिंग बड़ा बड़ा बना, इमारत बड़ा बड़ा। अभी जैसे मान लो कि चलने के लिए जैसे मान लो सड़क बना है, तो चलने के लिए जो सड़क बनाया हो तो चलने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सड़क जो कंक्रीट से बनाया हो उससे जो रेडिएट होगा, जो गर्मी आएगी, और उसके कारण जो है वर्षा की जो पानी ज़मीन के अंदर में नहीं जा पाएगी, तो क्या होगा, वाटर टेबल का जो होगा लेवल क्या होगा, और नीचे की ओर जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि जो गर्मी के समय में ज़्यादा गर्मी लगेगा, ठंडी के समय में ज़्यादा ठंडी लगेगा, क्योंकि लैंड जो है वो क्या करता है, हमारे क्लाइमेट को भी रेगुलेट करता है, हमारे जो वातावरण है उसको भी क्या करता है, एनवायरनमेंट को भी रेगुलेट करता है। लैंड और कंक्रीट दोनों में क्या डिफरेंस होगा, कंक्रीट तुरंत गर्म होगा और जल्दी ठंडा भी होगा, तो उसमें जो है एक्सट्रीम टाइप का एनवायरनमेंट पैदा करेगा कंक्रीट। लेकिन जो लैंड होगा वो क्या करेगा, एक्सट्रीम टाइप का नहीं पड़ेगा, मॉडरेट टाइप का करेगा, ताकि लाइफ की लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी हो। ठीक है, साथ ही साथ तुम्हारे लिए जो पानी की जो अवेलेबिलिटी जितनी आवश्यकता है वो अवेलेबिलिटी भी मिलेगा आपको। नहीं तो पता चलेगा ज़मीन में पानी जा ही नहीं रहा है और पानी बह बह करके निकल गया, शहर में पानी का ठिकाने नहीं। जैसा कि बंगलोर में इधर देखने को मिल रहा है कि जो बिल्डिंग बन रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि जो ज़मीन के अंदर में पानी जाना चाहिए वो जा नहीं पा रहा है, तो पानी निकालने के लिए स्कार्सिटी हो गया। तो आने वाले कल में इस तरह की जो अनअर्बनाइज्ड टाइप से, अर्बनाइजेशन जो होगा, मैंने क्या कहते हो, ठीक ढंग से अगर अर्बनाइजेशन नहीं होगा तो वह जो होगा हमारे लिए क्या होगा, बहुत बड़ा थ्रेट होगा, बहुत बड़ी परेशानी होगी। और ये परेशानी इस स्तर तक पहुंच जाएगी कि जीना जो है हो जाएगा, हम लोगों को क्या हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा, समझे। फिर हम लोग डी अर्बनाइजेशन की ओर चले जाएंगे। अब इश्यूज लाइक डेजर्टिफिकेशन, एरोजन, लॉस ऑफ एरेबल लैंड और मेजर कंसर्न्स, यहाँ क्या है कि ये इशूज आएगा। इशू में मुद्दा डेजर्टिफिकेशन मतलब जो मरुस्थलीय ज़मीन, जैसे पंजाब ने बहुत ज़्यादा फसल का उत्पादन किया, उसने ज़्यादा फर्टिलाइजर फलना चिलना का यूज कर दिया, तो ज़मीन की जो उर्वरता है वो क्या हो गया, धीरे धीरे घटते 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 खत्म हो रहा है। तो वो जो जब धीरे धीरे घटते घटते खत्म हो जाएगा तो ज़मीन क्या हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन की ओर चला जाएगा, सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, फिर उसमें प्रोडक्शन होगा ही नहीं। वैसे ही अगला जो शब्द है वो है एरोजन। एरोजन हो गया, सॉइल के एरोजन की बात कर रही है कि अगर मान लीजिए कि आप मिसयूज करते हैं लैंड को, तो क्या होगा कि बरसात पड़ेगा तो उसमें उसको एरोज करके लेते चला जाएगा, टॉप जो सॉइल जो आपके यूज के लिए है वो क्या हो जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। उसके बाद जो एरेबल लैंड है उसको हम लोग लॉस कर देंगे। एरेबल लैंड का मतलब हुआ कि जो भुरभुरा ज़मीन है जिसमें हवा भी घुसता अंदर में, वो लेबर वो भी ज़मीन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और ये सभी जो होगा मेन जो है मेजर कंसर्न्स होगा हम लोगों के लिए, समझे।
आगे जो बात है वो है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। मतलब सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट ये कहने का मतलब हुआ कि हम अपने जो लैंड है, जो ज़मीन है, उसको जो है ऐसा यूज करें, इस तरह से यूज करें कि वो लॉन्ग टाइम तक जो है क्या हो, वो हमारे उपयोग में आए, साथ साथ में वह अपनी खोई हुई क्वालिटी को क्या कर दे, भर ले, अपने से रिप्लेनिश कर ले, मतलब उस मलहम को अपने से लगा ले, मलहम पट्टी कर ले। तो इस तरह से जब यूज करेंगे हम लोग तो वो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट में आएगा। लेकिन जैसे बिना अंधाधुंध जो है उसको यूज करते जा रहे हो, लेकिन इस बात को ध्यान दे ही नहीं रहे हो कि लैंड जो हम यूज कर रहे हैं उसकी जो मैंने फ्यूचर, उसकी जो लाइफ है, उस लाइफ को इग्नोर करके यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे लाइफ पर तो थ्रेट होगा ही होगा, हमारे साथ अन्य जीव के भी लाइफ पर थ्रेट पहुंचेगा। इसलिए जो है हमें जो है कोई भी जो रिसोर्सेज जो प्रकृति ने दिया है उसको एक प्रॉपर मैनेजमेंट करके या प्रॉपर तरीक़ा से यूज करना है, ताकि आने वाले कल के लिए भी बचे और आज भी उसको हानि नहीं पहुँचे, और पुनः जो अगर हानि पहुँचे भी तो उसको शीघ्र जो है उसको क्या कर ले, वो भरपाई कर ले। समझ में आया बात है? यस सर। तो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट इज द की टू बैलेंसिंग द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन और डेवलपमेंट दोनों के बीच में क्या है, बैलेंस है, विकास भी हो, साथ साथ में हमारे जो रिसोर्सेस है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व भी हो। बात समझ में आया? यस सर। अब जो अगला बातें हैं, ये चीज़ हम लोगों ने देखा, किससे जुड़ा हुआ देखा, लैंड रिसोर्सेज को हम लोगों ने इवेल्युएट किया। ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने इवेल्युएट किया, किसको, लैंड रिसोर्सेज के, उसके डिफरेंट पहलू, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हम लोगों ने बातें की। ठीक है, देखो ये मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका है इसका। अब अगला जो टॉपिक है 5 मिनट में पढ़ा देता हूँ, वो है लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब समझते हो? भूस्खलन। नहीं, तो लैंडस्लाइड हो गया। जमीन का जो अलग अलग रूप देखते हो, कहीं नदी देखते हो जमीन के ऊपर, कभी वैली देखते हो, कभी पहाड़ देखते हो, कहीं मैदान देखते हो, कहीं पठार देखते हो, ये जो लैंडस्केप है, क्या है ये, लैंड स्थलाकृति। स्थलाकृति। हाँ, ये लैंडस्केप रेफर्स टू द फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड। लैंड के फिजिकल फीचर से जुड़ा हुआ है। शेप्ड बाय नेचर्स, ये जो है नेचुरल शेप हो सकता है या ह्यूमन मेड, ये ह्यूमन प्रोसेस से भी हो सकता है। इसमें जो इंक्लूडेड है वो क्या है, माउंटेन, हिल्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यू, जो हिंदी में बोल रहे हो उसी का अंग्रेजी में ही है। माउंटेन हो गया पर्वत, हिल हो गया पहाड़, वैली हो गया घाटी, प्लेन हो गया मैदान, प्लेट्यूज हो गया पठार। ठीक है, वेजिटेशन एंड वाटर बॉडीज, वेजिटेशन जो ग्रीनरी देखते हो वो हो गया, वाटर बॉडी जो पानी देखते हो वो हो गया। ह्यूमन अल्टर्ड लैंड, ह्यूमन जो है क्या लिखा है कि ह्यूमन अल्टर्ड लैंड, कि जो मानव है वह अल्टर्ड करके बदल दिया है, जैसे फार्म्स, रोड, सिटीज, ये लैंड का जो स्ट्रक्चर है उसको जो बदलाव किया है उसी के लिए कहता हुआ ह्यूमन अल्टर्ड लैंड। मानव के द्वारा जो बनाया गया लैंड का जो अल्टर किया गया उसका ये फीचर हो गया। और ये जो फीचर देखते हो प्रकृति का फीचर, जैसे वेजिटेशंस, वाटर बॉडीज, प्लेन, हिल्स, वैलीज, प्लेन, प्लेट्यू, जैसे फार्म बनाना, रोड बनाना, सिटीज बनना, ये जो होता है मानव मेड चीज़ें हैं। और ये मानव मेड चीज़ें जो है लैंड का एक अलग रूप दे रहा है, उसको अल्टर्ड करके अपने बना कर। लैंडस्केप आर नॉट जस्ट विजुअली इम्पोर्टेंट। लैंडस्केप जो है केवल वो विजुअली इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि वो बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। जैसे पहला इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर फ्लो, ये जो है जो हमारे जलवायु है उसको प्रभावित करता है, और साथ ही साथ जो है जो पानी का जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है, उसको भी ये क्या करता है, प्रभावित करता है। विकास, ये विकास,
उसका अगला जो है वो है सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी है। सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी ये जो है जो लैंडस्केप्स है वो बायोडाइवर्सिटीज को भी सपोर्ट करता है। जैसे कुछ जीव जो है मैदानी एरिया में रहना पसंद करेगा, कुछ जीव पहाड़ी एरिया में रहना पसंद करेगा, कुछ जीव वैलीज में रहना पसंद करेगा, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटीज को भी सपोर्ट करेगा। डिफरेंट डिफरेंट जो लैंड का जो लैंडस्केप है, शेप लैंड यूज डिसीजंस, जो लैंड का जो शेप है, जो आकार है, उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसको किस तरह से यूज करेंगे। ये एग्रीकल्चरल लैंड है कि टूरिज्म लैंड है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं इसको, या फॉरेस्ट लैंड के लिए उपयुक्त है। जैसे जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो फॉरेस्ट लैंड है, जो टूरिज्म के लिए लैंड है, जो अर्बनाइजेशन के लिए लैंड है, सबके रूप लगभग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड जो होगा, जहाँ पे फर्टिलिटी लैंड का बेहतर होगा, एग्रीकल्चर लैंड होगा। जहाँ फर्टिलिटी कम रहेगा उसको इंडस्ट्रियल लैंड के रूप में डेवलप कर सकते हो, बशर्ते कि वहाँ पर ले जाने के लिए क्या हो, रॉ मटेरियल हो। सड़क, पानी। इम्पैक्ट रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक लैंडस्लाइड्स, ये जो है इम्पैक्ट लैंडस्लाइड्स या हाँ क्या रितेश? इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। जो नेचुरल डिजास्टर्स है उस पर भी जो है ये प्रभाव डालता है। कौन? लैंडस्केप्स, जिसमें कि लैंडस्लाइड्स देखते हो। लैंडस्लाइड जनरली किसी रीजन में होता है, ऐसा रीजन जो क्या हो, पहाड़ी टाइप का हो, जहाँ पर वर्षा पड़ता हो, ठीक है। तो वहाँ पर जो है भूस्खलन का मतलब लैंडस्लाइड्स करता है की ज़्यादा चांस रहता है। जैसे कहाँ देखते हो, जम्मू कश्मीर के जो रीजन देखोगे, हिमाचल प्रदेश का जो रीजन देखोगे, इन सभी क्षेत्रों, उत्तराखंड के रीजन देखोगे, वहाँ पर लैंडस्लाइड्स होने की चांसेस ज़्यादा रहता है कंपेयर टू द अदर रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद लैंडस्लाइड से फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट सैटरडे को। फिर उस पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन अपने से बनाना भी, पढ़ना बनाना भी, ठीक है। अब मैथ का समय आ गया है। रवि, ए रवि, आवाज नहीं जा रहा रवि? यस सर।